लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ी थी, पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र के बेसिस के ऊपर थ्योरम्स थी। अब हमारी आगे की थ्योरम्स है जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद थ्योरम्स कंप्लीट है और सिर्फ क्वेश्चंस बाकी रहेंगे हमारे। तो देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित एक परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। क्या प्रूफ करवा रहा है? शून्य के भाजकों से रहित एक परिमित क्रम विनिमय, हमारे पास एक विनिमय वलय है, यानी वो कैसा है? परिमित है और शून्य भाजक रहित है। तो एक परिमित क्रम विनिमय वलय है जो कि शून्य भाजक रहित है। हमें प्रूफ करना होगा कि वो क्या होगा? एक क्षेत्र होगा। आगे सुनिए, अब क्रम विनिमय वलय की बात करें, परिमित है तो यानी जो उसमें अवयव हैं वो क्या है? फिक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, इतने एलिमेंट होंगे, कम से कम 2 एलिमेंट होंगे क्योंकि क्रम विनिमय की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है ये ना? क्रम विनिमय वलय है यानी गुणन संक्रिया के सापेक्ष वो क्या है? क्रम विनिमय है और वो वलय की 6 जो प्रॉपर्टीज थी उनको सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में वो क्या है? शून्य भाजक रहित है, यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो या तो a बराबर 0 या फिर b बराबर 0। हमें प्रूफ करना है कि वो वलय कैसी होगा? क्षेत्र होगा। हमें प्रूफ करना है कि एक परिमित क्रम विनिमय वलय जो कि शून्य भाजक रहित है क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। अब देखिए वलय क्षेत्र के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि वो क्रम विनिमय वलय होना चाहिए, तत्समकी वलय होना चाहिए और साथ ही उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ एक कंडीशन तो प्रूफ है कि क्रम विनिमय वलय। हमें यहाँ पे 2 चीजें प्रूफ करनी है, एक तो तत्समकी वलय हो यानी उसका इकाई अवयव उपस्थित हो और दूसरा इस वलय के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। क्षेत्र के लिए ये 2 ही चीजें प्रूफ करनी है ना। तो देखिए प्रूफ, माना R एक परिमित क्रम विनिमय वलय तथा शून्य के भाजकों से रहित वलय है। हमने मान लिया कि जो मेरा R है वो क्या है? परिमित क्रम विनिमय वलय है और शून्य भाजक रहित वलय है। वलय R को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए मुझे क्या सिद्ध करना होगा? कि जो अवलय R है वो कैसी है? इकाई सहित वलय है और इसके प्रत्येक शून्यतर यानी अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम R में विद्यमान है। अब चूंकि वलय कैसी है? परिमित है, तो इसमें जो अवयव होंगे वो फिक्स होंगे। तो मैंने मान लिया कि वलय R में n अवयव है जो कि क्या है? a1 a2 a3 अप टू an और x क्या है? इस वलय का कोई स्वेच्छ अवयव है। हमने साथ में 2 चीजें डिफाइन कर दी है कि जो R है उसमें n अवयव है a1 से an और x क्या है? इसका कोई स्वेच्छ अशून्य अवयव है यानी 0 नहीं है। तो a1 डॉट एक्स, a2 डॉट एक्स, a3 डॉट एक्स और an डॉट एक्स भी किसके अवयव होंगे? R के। देखिए a1 a2 an ये भी R के ही एलिमेंट है, x इसका कोई अशून्य अवयव है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी किसका अवयव होगा? R का ही अवयव होगा। क्योंकि R है उसे मैंने वलय को डिफाइन किया क्रम विनिमय वलय, तो वो समरूपता की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी जब आप x का और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट भी किस में एग्जिस्ट करेंगे? R में ही एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? तो R एक परिमित क्रम विनिमय वलय और शून्य भाजक रहित वलय है और वलय R को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए 2 चीजें प्रूफ करनी है, एक तो इकाई अवयव हो और दूसरा उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। अब मैंने माना है कि R में n अवयव है a1 a2 an और x इसका कोई स्वेच्छ अशून्य अवयव है। अगर ai भी है R के अवयव है, x भी R का अवयव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसका अवयव होगा? R का ही अवयव होगा। अब मुझे सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि जो ये अवयव है वो क्या है? सभी अलग अलग है यानी कोई भी अवयव बराबर नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ai डॉट एक्स इज इक्वल टू aj डॉट एक्स, जहाँ i क्या इज नॉट इक्वल टू j। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर मैं माइनस ऑफ aj x से संक्रिया कराई। जैसे ही माइनस ऑफ aj x से संक्रिया कराऊंगी तो प्रतिलोम अवयव के नियम से तो ये क्या हो जाएगा? 0 और ये क्या हो जाएगा? ai माइनस aj इंटू एक्स। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है कि या तो ai माइनस aj 0 हो या फिर x बराबर 0, लेकिन x तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि हमने मान लिया कि x कैसा अवयव है? अशून्य अवयव है। तो यानी 0 क्या होगा? ai माइनस aj किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, यानी ai बराबर aj, जहाँ i इज नॉट इक्वल टू j होगा। तो यानी ये जो सभी अवयव है वो कैसे हैं? भिन्न भिन्न है यानी अलग है। और ये n अवयव किसके हैं? R के हैं। तो यानी R के एलिमेंट हो गए हैं R, a1 से an तक थे यानी a1 डॉट एक्स a2 डॉट एक्स अप टू an डॉट एक्स।
क्लियर है ये चीज? यहाँ तो बेसिक है। अब हम करेंगे, देखो, अतः किसी x बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट al बिलोंग्स टू r। हमने मान लिया है अब कि किसी x के लिए एक al इस जो कि r का ही एलिमेंट है इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है कि al डॉट x किसके बराबर है? x के बराबर है। हमने ये डिफाइन किया है कि x के लिए al इस प्रकार विद्यमान है कि x इज इक्वल टू al डॉट में x। चूंकि r कैसा है? क्रम विनिमय वलय है। अगर r क्रम विनिमय वलय है तो जो al डॉट x था वो किसके बराबर हो जाएगा? x डॉट al के बराबर हो जाएगा। तो al डॉट x इज इक्वल जो कि x के इज इक्वल टू x डॉट al। क्लियर है? अब हम एक y के लिए डिफाइन कर रहे हैं कि अब किसी y के लिए y बिलोंग्स टू r के लिए am इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू am डॉट x। नाउ अब मैं y को al से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो y डॉट al इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? al डॉट y, क्योंकि r के एलिमेंट है और r कैसा है? क्रम विनिमय वाले। तो y डॉट al किसके बराबर? al डॉट y। समीकरण 2 से al डॉट y की वैल्यू रखी तो वो क्या होगी? am डॉट x। चूंकि r एक वलय है तो साचर्य नियम से क्या हो जाएगा? al डॉट am डॉट x। क्रम विनिमय नियम से, क्योंकि क्रम विनिमय वाला है तो al डॉट am किसके बराबर हो गया? am डॉट al इंटू एक्स। वापस इस साहचर्य नियम से am ये क्या हो जाएगा? am इंटू al डॉट x। और al डॉट x किसके बराबर है? x के am इंटू एक्स। और समीकरण 2 से am इंटू एक्स किसके बराबर हो गया? y के, यानी y डॉट al इज इक्वल टू y। अगर यहाँ आप देखो तो देखो y की al से संक्रिया कराने पर मुझे क्या मिल रहा है? y ही वापस मिल रहा है। तो यानी जो al है वो क्या है? इसका इकाई अवयव है, क्योंकि हमें पढ़ा था कि हम एक ऐसे एलिमेंट से संक्रिया कराए कि हमें वापस से वही एलिमेंट मिल जाए, तो उसका तत्समक अवयव होता है। यहाँ देखिए मैं al की जब y से संक्रिया करा रही हूँ तो मुझे वापस से क्या मिल गया? y मिल गया, यानी जो al है वो r का क्या है? इकाई अवयव है। और मैंने मान लिया इकाई गुणन संक्रिया के लिए इकाई 1 होता है, तो मान लिया कि al इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज? नाउ अतः 1 बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू r सच दैट 1 इज इक्वल टू a डॉट h। अतः मैंने क्या किया है कि एक 1 बिलोंग टू r के एलिमेंट है के लिए एक बिलोंग्स टू r इस प्रकार विद्यमान है कि 1 इज इक्वल टू a डॉट x, जहाँ x इसका प्रतिलोम अवयव है और 1 क्या इकाई अवयव है, यानी x क्या है? r का स्वेच्छ अशून्य अवयव है। ये प्रतिलोम की डेफिनेशन है यहाँ पे। क्लियर है? यानी x क्या हो गया? इसका प्रतिलोम अवयव है, जिससे मुझे क्या मिल रहा है? इकाई अवयव। मैंने al को 1 माना, यानी r के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, यानी r क्या है? एक क्षेत्र है। क्लियर है? थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं किया। मैंने r को पहले डिफाइन कर दिया कि वो क्रम विनिमय वाले और शून्य के भाजक रहित वाले। उसको क्षेत्र प्रूफ करना है तो 2 चीजें प्रूफ करनी है कि एक तो तत्समकी वाले हो, दूसरा उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। अब मैंने डिफाइन कर दिया कि r में n अवयव है और x इसका स्वेच्छ अशून्य अवयव है, तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो a1 डॉट x a2 डॉट x भी किसके एलिमेंट होंगे? r के। सबसे पहले मैंने ये प्रूफ किया कि ये सभी अवयव कैसे हैं? अलग अलग है। ये सभी अवयव अलग अलग है, तो मैं उसके बाद किसी x के लिए al डिफाइन कर दिया है क्रम विनिमय वाले से कि al डॉट x इज इक्वल टू x। अब मैंने एक y डिफाइन किया है और उससे जिस तरीके से y डिफाइन किया है मैंने, तो y डॉट al क्या मिल गया? y यानी al क्या है? इसका r का इकाई अवयव है, और मैंने मान लिया al इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए एक a इस प्रकार विद्यमान है कि 1 इज इक्वल टू a डॉट x, जहाँ x इस a का क्या है? प्रतिलोम अवयव है, यानी r में प्रत्येक अशून्य अवयव का क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, क्योंकि x क्या है? r का स्वेच्छ अशून्य अवयव है, यानी r क्या है? एक क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे यदि यह आ जाता है कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है तो हमें उपरोक्त प्रमेय सिद्ध करनी। अगर आपको यहाँ पर तो याद है कि परिमित क्रम विनिमय वाला एक क्षेत्र होता है शून्य। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित पूर्णांक एक क्षेत्र होता है, तो हमें भी यही थ्योरम क्या करनी होगी? प्रूफ करनी होगी कि परिमित पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है? शून्य भाजक रहित, क्रम विनिमय वाले और तत्समकी वाले। क्लियर है ये चीज? तो हमें ये तब भी यही प्रूफ करना होगा ना। अब है वलय का अभिलक्षण, कि वलय का अभिलक्षण क्या होता है। देखिए माना R एक वलय है
तो वलय R का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए Na इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, जहां 0 R प्लस का यानी योग संक्रिया के सापेक्ष क्या है, तत्समक अवयव है। मैंने मान लिया कि R एक वलय है, तो वलय R का अभिलक्षण एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा जो किस तरीके से कि Na इज इक्वल टू 0, जहाँ A तो R का ही एलिमेंट है, 0 योग संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है और N एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या कहलाता है, वलय का अभिलक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं एक और, यदि ऐसे n का अस्तित्व ना हो तो वलय R का अभिलक्षण शून्य या अनंत होता। अगर हमें ऐसा n ना मिले कि n इंटू ए बराबर 0 हो तो उस वलय का अभिलक्षण या तो 0 होगा या फिर अनंत होगा। देखिए यहाँ पे ये वलय है Z9 प्लस 9 डॉट 9, इसका अभिलक्षण क्या है, 9 है, क्योंकि 9a इज इक्वल टू 0, जहाँ a Z9। देखिए Z9 है आपके पास, तो जो इसके एलिमेंट होंगे 0 1 2 8 तक होंगे, ठीक है। ये मॉडुलो 9 के साथ दे रखा है और हम n इंटू ए कर रहे हैं। तो अगर मैं 9 इंटू ए करती हूँ और जो एक कोई सा भी एलिमेंट ले लो आप इस Z9 से, चूंकि मॉडुलो 9 है, 9 से डिवाइड करोगे शेषफल हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यानी 9 इंटू ए क्या हो गया है, 0 हो चुका है। आप यहाँ से एक का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 8 लीजिए, कुछ भी लीजिए, प्रॉपर 9 से डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो यानी इस वलय का अभिलक्षण क्या है, 9 है, ठीक है। और वलय Z प्लस का अभिलक्षण शून्य या अनंत होता है, क्योंकि आप जो Z प्लस और डॉट है, आप इसमें कोई भी ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक फाइंड नहीं कर सकते कि n इंटू ए किसके बराबर हो, 0 के, क्योंकि अपरिमित है। इसीलिए इसका जो अभिलक्षण होगा वो या तो शून्य होगा या फिर अनंत होगा। तो वलय का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है जिसके लिए Na इज इक्वल टू 0, और अगर ऐसा अभिलक्षण न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो अभिलक्षण या तो शून्य होगा या फिर अनंत होगा। ठीक है। अब पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र का अभिलक्षण देखिए, किसी पूर्णांक प्रांत I इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं या क्षेत्र F का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए n इंटू 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ 1 है वो पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र की गुणन संक्रिया के लिए क्या है, तत्समक अवयव है। वहां पर n इंटू ए इज इक्वल टू 0 मैं लगा दूंगी, n इंटू ए इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। यहाँ n इंटू 1, यहाँ 1, तो किसी भी पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र का अभिलक्षण वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा जिसके लिए n इंटू 1 क्या हो, 0, जहाँ 1 पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र का क्या है, इकाई अवयव है। यहाँ देखिए Z7 प्लस 7 डॉट 7, इसका अभिलक्षण क्या है, 7 है, क्योंकि 7 इंटू 1 क्या हो गया, 0, क्योंकि मोडुलो 7 जो डिवाइड करोगे तो प्रॉपरली क्या बचेगा, वो शेषफल 0 बचेगा, इसलिए इसका अभिलक्षण क्या है, 0। अब 7 के अलावा और कोई लोगे 6 5 तो वो अभिलक्षण नहीं होंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, Q प्लस डॉट और R प्लस डॉट दोनों ही वलय हैं, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र है, लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n नहीं है जिसके लिए n इंटू 1 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। इसलिए इन दोनों वलय के अभिलक्षण या तो शून्य होंगे या फिर अनंत होंगे। क्लियर है ना। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य है या अखंडनीय संख्या यानी अभाज्य संख्या है। ये हमें प्रूव करना है कि जो पूर्णांकीय प्रांत होता है उस पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या फिर अभाज्य संख्या होती है, जिसे अखंडनीय बोल रहे हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य है या फिर कोई अभाज्य संख्या, यानी वो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो। तो हमने मान लिया कि डी क्या एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। अगर डी का अभिलक्षण शून्य है तो प्रमेय क्या है, स्वतः सिद्ध हो गई। क्यों, हमने डी को पूर्णांकीय प्रांत माना है। अगर इसका अभिलक्षण शून्य है और अगर अभिलक्षण शून्य है तो ये प्रमेय तो स्वतः सिद्ध होगी, क्योंकि ये कह ही रहा है कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य हो या भाज्य संख्या हो। तो अगर डी का अभिलक्षण शून्य है तो थ्योरम ट्रू है। अब हम बात करते हैं कि वलय का जो अभिलक्षण है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि वलय का अभिलक्षण क्या है, P है।
तो मुझे ये सिद्ध करना होगा कि जो ये p है वो कैसी संख्या है, अखंडनीय यानी अभाज्य संख्या है। मैं इसका कन्वर्स लेकर चल रही हूँ कि मैंने मान लिया कि p अभाज्य संख्या नहीं है। अगर p अभाज्य संख्या नहीं है यानी इसका मतलब वो क्या है, भाज्य संख्या है। और आपको ये अच्छे से पता है कि भाज्य जो संख्याएं होती हैं उन्हें किस में लिख सकते हैं, दो गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 6 है भाज्य संख्या है 2 × 3, 10 भाज्य संख्या है 2 × 5। किसी भी भाज्य संख्याओं को दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर p अभाज्य संख्या नहीं है तो p = क्या होगा, p1 × p2, जहां p1 भी लेस देन p होगा और p2 भी लेस देन p होगा। जैसे यहाँ पर 2 < 6 है और 3 < 6 है। चूंकि d का अभिलक्षण p है, ठीक है, d का अभिलक्षण p है तो n बराबर क्या हो गया, 0। पूर्णांक के प्रांत में ये होता है n × 1 = 0। मैंने n क्या लिया है, 0। तो 0 1, तो अगर d 0 × 1 क्या हो गया, 0। क्लियर है। अब अगर d का अभिलक्षण p है, यहाँ तो अभिलक्षण क्या था, शून्य था, ये तो शून्य के लिए हो गया 0 × 1 0। अब d का अभिलक्षण p है तो यानी इस डेफिनेशन से p × 1 = 0। p की वैल्यूज रखिए, p1 p2 × 1 = 0। आप इसे लिख सकते हैं p1 × 1 × p2 × 1 = 0। अब या तो p1 × 1 0 होगा या फिर p2 × 1 0 होगा। यानी इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक साथ तो 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ से क्या है कि पूर्णांकीय प्रांत d का अभिलक्षण या तो p1 होगा या फिर p2, क्योंकि ये कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, n × 1 = 0। ये तो मैंने इसके लिए लिखी थी जब अभिलक्षण शून्य था, और अभिलक्षण p के लिए ये चल रहा है। तो यहाँ से वही डेफिनेशन आ गई यहाँ में कि या तो अभिलक्षण p1 होगा या अभिलक्षण p2 होगा। देखिए पूर्णांकीय प्रांत d का अभिलक्षण या तो p1 होगा या p2, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, p से छोटे हैं। और दोनों ही p से छोटे हैं, अगर p से छोटे हैं तो इस बात के विरोधाभासी है कि d का अभिलक्षण p है। क्लियर है। तो यानी जो हमने माना था कि p अभाज्य संख्या है, नहीं है, गलत है। यानी p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये थी आपके रिंग्स के ऊपर थ्योरम्स होगी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। तब तक आप थ्योरम और डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लेना, उसके बाद ही हम एग्जाम्पल करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी।